1857, एक साल जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन इसे हम याद कैसे करें? क्या ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, या सिर्फ एक सिपाही विद्रोह, एक बड़ी हार, या फिर आज़ादी की लड़ाई की वो पहली मजबूत नींव? देखिए, ये सवाल आज भी इतिहासकारों को बांटते हैं। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ एक नजरिया है जो इसे स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम मानता है। जी हाँ, ये शब्द थे विनायक दामोदर सावरकर के। उनके जैसे विचारकों का मानना था कि ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी, बल्कि ये एक राष्ट्रव्यापी कोशिश थी। एक ऐसा पल जब भारतीय पहली बार एक होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़े। लेकिन कहानी में एक दूसरा पहलू भी है। मशहूर इतिहासकार आरसी मजूमदार का नजरिया तो इससे बिल्कुल उलट है। उनका कहना था, एक मिनट रुकिए, ये ना तो पहला था, ना ही ये राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता का संग्राम था। सोचिए कितना बड़ा फर्क है दोनों बातों में। तो फिर सच क्या है? एक ही घटना, पर उसे देखने के इतने अलग अलग चश्मे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उन वजहों को टटोलना होगा, उन चिंगारियों को ढूंढना होगा जिनसे इस विद्रोह की पूरी जमीन तैयार हुई। देखिए, 1857 की क्रांति कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बारूद का ढेर हो जो पिछले 100 सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में धीरे धीरे जमा हो रहा था। गुस्सा आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर और सामाजिक मोर्चे पर भी। हर तरफ से बस शिकायतें ही शिकायतें थीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, यानी आर्थिक कारणों की। अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाक लेकिन भारत के लिए विनाशकारी सिस्टम बनाया था। होता क्या था? वो यहाँ से कच्चा माल जैसे कपास, रेशम, कौड़ियों के भाव पर ले जाते थे। फिर उसे जहाजों में भरकर ब्रिटेन ले जाते, अपनी फैक्ट्रियों में उससे माल तैयार करते और फिर उसी तैयार माल को वापस भारत लाकर भारी टैक्स लगाकर बेचते थे। नतीजा क्या हुआ? भारत के जो अपने कारीगर थे, जो अपने उद्योग थे, वो सब तबाह हो गए। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मतलब हमारा ही माल हमें ही महंगा बेचा जा रहा था। अब आते हैं राजनीतिक वजहों पर। यहाँ भी गुस्सा कम नहीं था। लॉर्ड डलहौजी एक पॉलिसी लेकर आए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प की नीति भी कहते हैं। इसके तहत झांसी, सतारा जैसे कई राज्यों को सीधे सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। जो राजा महाराजा थे उनकी पेंशनें बंद कर दी गईं, जैसे नाना साहेब की। और तो और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह, जो उस वक्त नाम के ही बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उनका भी सरेआम अपमान किया गया। ये सब बातें भारतीय शासकों को चुभ रही थीं। और फिर बात आती है धर्म और समाज की। देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सुधार किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना। आज हमें ये सही लगते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत से भारतीयों को लगा कि ये गोरे लोग हमारे धर्म में, हमारी सदियों पुरानी परंपराओं में दखल दे रहे हैं। और ऊपर से ईसाई मिशनरीज बहुत जोर शोर से धर्म परिवर्तन का काम कर रहे थे। तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि ये लोग हमारा धर्म छीनना चाहते हैं, और इस डर ने आग में घी डालने का काम किया। तो बारूद तैयार था। सालों का गुस्सा, सालों की शिकायतें, सब एक जगह जमा थी। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक बंदूक से, एक नई राइफल से। साल था 1856। ब्रिटिश सेना ने अपनी पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह एक नई चमचमाती एनफील्ड राइफल को शामिल किया। ऊपर से देखने पर तो ये बस एक मामूली सा बदलाव था, एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी राइफल के साथ एक ऐसा विवाद जुड़ा है जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख देगा। बात फैली एक अफवाह, या शायद सच, कि इस नई राइफल के जो कारतूस हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और मसला ये था कि राइफल में गोली डालने से पहले उस कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने दोनों धर्मों के सिपाहियों को एक साथ भड़का दिया। उन्हें लगा कि ये अंग्रेज जानबूझकर हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये अब नौकरी की बात नहीं रही थी, ये उनके ईमान की लड़ाई बन गई थी। और इसी एक मुद्दे ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक सिपाही के विरोध से शुरू हुई वो छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते एक बड़ी आग में बदल गई। एक ऐसी आग जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी लपटों में ले लिया। सबकी शुरुआत हुई 29 मार्च को, जब बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। फिर आई 10 मई की तारीख, जब मेरठ में सिपाहियों ने खुलेआम बगावत कर दी। वो रुके नहीं,
अगले ही दिन 11 मई को ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंच गए और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। और फिर तो जैसे एक लहर चल पड़ी। जून आते आते ये विद्रोह लखनऊ, कानपुर, झांसी हर जगह फैल चुका था। इस बड़ी लड़ाई में अलग अलग जगहों से अलग अलग हीरो सामने आए। दिल्ली में भले ही बादशाह का नाम था, पर असली कमान जनरल बख्त खान के हाथों में थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला। कानपुर में नाना साहिब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे थे। और झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ये विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर फैला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। ये एक हार थी, पर कभी-कभी हार भी बहुत कुछ सिखा जाती है, और इस हार ने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोह फेल क्यों हुआ? देखिए, इसकी कई वजह थीं। पहली बात, कोई एक बड़ा लीडर नहीं था, कोई सेंट्रल कमांड नहीं थी जो सबको एक साथ लेकर चले। दूसरी बात, अंग्रेजों की फौज ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी, उनके पास बेहतर हथियार थे। और शायद सबसे अहम बात ये थी कि ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। सिंधिया और निजाम जैसे कई बड़े भारतीय राजाओं ने तो विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेजों ने पलटवार किया तो बहुत बेरहमी से किया। बदला लेने की भावना से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, खासकर दिल्ली में। जो आखिरी मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उन्हें गिरफ्तार करके देश निकाला दे दिया गया, रंगून भेज दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और इसी के साथ भारत में मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। इस विद्रोह का एक नतीजा बहुत बड़ा और सीधा था। भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। ये जो एक व्यापार करने आई कंपनी थी, जो अब हुकूमत कर रही थी, उससे हटा दिया गया। और 1858 से भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। यहीं से ब्रिटिश राज की असली औपचारिक शुरुआत होती है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या 1857 का विद्रोह एक असफलता थी? अगर सिर्फ लड़ाई के मैदान के नजरिए से देखें तो हाँ, ये एक सैन्य हार थी। लेकिन इसकी असली विरासत, इसका असली असर हार जीत से कहीं बड़ा था। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने महसूस किया कि उनका दुश्मन एक है। इसने एक साझा भारतीय पहचान की भावना पैदा की, एक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया जो इससे पहले कभी नहीं थी। तो भले ही विद्रोह को कुचल दिया गया था, लेकिन क्या इसने अनजाने में एक अखंड भारत के विचार को जन्म नहीं दिया? ये वो हार थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को जीत का रास्ता दिखाया। 1857 में जो चिंगारी भड़की थी, वो शायद उस वक्त बुझा दी गई, लेकिन उसकी राख में वो अंगारे बाकी रह गए जिन्होंने 90 साल बाद आज़ादी की ज्वाला को रोशन किया।